नमस्कार फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम और जो साथी देख रहे हैं उनको भी प्रणाम। आज एक सेट लाया हूँ क्वेश्चन का जो जीके से रिलेटेड है। जीके पोर्शन आपका पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में होगा और बेसिकली ये इंडियन हिस्ट्री और असम हिस्ट्री से रिलेटेड है। और जो साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि जनरल नॉलेज सबको ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच वॉज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल कामरूप। कामरूप में राजत्व करने वाला आखिरी वंश कौन सा है। तो कामरूप में राजत्व करने वाला आखिरी वंश मतलब लास्ट का वंश कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है बोरमोन डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका पाला डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका सालस्तंभ डायनेस्टी, ऑप्शन डी में दिया है आपका कोच डायनेस्टी। तो कामरूप में राजत्व करने वाला आखिरी वंश कौन सा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाला डायनेस्टी। तो पाला डायनेस्टी को माना जाता है कामरूप का आखिरी डायनेस्टी जो कामरूप में शासन करने वाला। कामरूप बोला है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बोला गया कि व्हेन डिड कैप्टन वेल्स केम टू असम। बोला कैप्टन वेल्स असम कब आया था। तो कैप्टन वेल्स एक अंग्रेज था जो भारत में आया था। उनका कुछ पॉलिसी लेके रेवेन्यू सिस्टम को सुधारने या एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था उनको। तो वह कब असम आया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आपका 1792, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 1692, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 1592, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका 1700। तो कैप्टन वेल्स कब आया था असम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1792 को कैप्टन वेल्स असम आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रिजन अपराइजिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन नौगांव इन 1861। हिंदी में इस तरह से बोला गया, इसको बोला गया कि सन 1861 में असम के नौगांव में होने वाले पहले किसान विद्रोह का नाम ज्ञात कीजिए। मतलब जब भारत में आंदोलन चल रहा था उस समय असम के नौगांव में एक किसान विद्रोह हुआ था 1861 में। अब उनका नाम बताइए, उस विद्रोह का नाम बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैटल ऑफ पथरुघाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका फुलगुरी अपराइजिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका धुंधुआ द्रोह, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका द बैटल ऑफ द पीपल, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, फुलगुरी अपराइजिंग, जिसको हम फुलगुरी दावा भी बोलते हैं, है ना। तो 1861 में नौगांव के किसान द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस टाइम तो कंपनी के हाथ से पावर चला गया था 1857 के विद्रोह के बाद। ब्रिटिश काउंट के बाद चला गया। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उनके द्वारा जो टैक्सेशन लगाया जाता था, है ना, उसके विरोध में ये लोग विद्रोह करते हुए इस विद्रोह का नौगांव की एक प्लेस है जो फुलगुरी दावा, उस फुलगुरी में एक विद्रोह गढ़ तोला था और उसका नाम ही थे फुलगुरी अपराइजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से बोला गया कि 1881 हु लीड द नॉर्थ कचार रिविलियन दैट टुक प्लेस इन असम इन। बोला गया कि हिंदी में इसका 1881 में उत्तर कछार के विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया। 1881 में एक नॉर्थ कछार जो असम का पार्ट है उसका एक रिविलियन स्टार्ट हुआ था, उसका लीडर कौन था। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका गंभीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका घुमोधर कुंवर, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका समुदन कचारी, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका त्रिकेंद्रजीत। तो इनमें से कौन वह व्यक्ति था जिसने 1881 में नॉर्थ कचार जो रिविलियन हुआ था उसका लीड किया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कचारी। संबोधन कचारी जी ने आपका 1881 में नॉर्थ कचार जो रिविलियन हुआ था उसको लीड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला गया कि विच अमंग द फॉलोइंग amendments of the Indian Constitutions Delhi was designated as the national capital territory। बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 63rd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 69 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 74 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका 76 अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन सा वो अमेंडमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया था
उसके तहत दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 69 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1991 को। इसी एक्ट के द्वारा आपको दिल्ली को नेशनल कैपिटल घोषित किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, भारत आने वाले कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर बी ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस अबव। तो भारत आने वाले, है ना, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, केम टू इंडिया हु वॉज हेडेड बाय, किसने वो कैबिनेट मिशन की हेड किया था? आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक लॉरेंस। जो पैट्रिक लॉरेंस है वह क्या किया था? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक अनुच्छेद है जो मानव तस्करी को रोकता है ना। तो मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी होता है, इंसान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह में बेच दिया जाता है या उनको बंधुआ मजदूर बना लेता है, वो कौन सा अनुच्छेद है जो इस सब को क्राइम बताता है और रोकता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया आर्टिकल नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी में दिया आर्टिकल नंबर 23, ऑप्शन नंबर सी में दिया आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आर्टिकल नंबर 32। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये बोलता है कि ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है इज ए क्राइम। ठीक है फ्रेंड्स, मानव तस्करी को एक क्राइम बताता है कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 आर्टिकल नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है कि Who preside over the inaugural meeting of the Constitution Assembly of India? भारतीय संविधान सभा की जो आरंभिक मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारत में जो संविधान सभा बना था उसका फर्स्ट जो मीटिंग था आरंभिक सभा का, सभापति कौन था, मतलब प्रेसिडेंट कौन था? आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है ना प्रेसिडेंट कौन था, ये पूछा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली था उसका इनॉग्रल मीटिंग का हेड किया था, वो प्रेसिडेंट किया था, प्रेसिडेंटशिप उनके हाथ में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान उपचार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है? जो संवैधानिक जो उपचार है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है ना। राइट टू रेमेडीज जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा अधिकार में आता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लीगल राइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नेचुरल राइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है ना, आर्टिकल नंबर 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा, इसको संविधान की आत्मा भी कहा था। ये आता है आपका फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है 12 से 36 तक फंडामेंटल, 12 से 36 के अंदर जितना भी आर्टिकल आता है वो फंडामेंटल के अंतर्गत ही आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है। तो ये आर्टिकल 32 होता है, राइट टू रेमेडीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये फंडामेंटल के राइट्स के अंतर्गत आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विच इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल शोधनागार है? भारत का जो सबसे पुराना तेल शोधनागार मतलब ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिगबॉय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नुमलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नुनमाटी रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका क्या लिखा है बारामुनी रिफाइनरी। ये सारे के सारे असम का ही है। तो इनमें से सबसे जो पुराना जो ऑयल रिफाइनरी है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डिगबॉय जो होता है सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी है। इवन इंडिया की नहीं, एशिया की भी सबसे पुरानी ये ऑयल रिफाइनरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन असम्स काजीरंगा वॉज डिक्लेयर एज ए नेशनल पार्क, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
असम के काजीरंगा को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? असम के जो काजीरंगा है उसको कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1974, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1975, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1950, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1972। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 को असम के काजीरंगा को नेशनल आपका क्या पार्क घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया कि दूध सागर वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? दूध सागर जलप्रपात मतलब झरना जो बोलते हैं ना हम लोग, दूध सागर झरना किस भारतीय राज्य में स्थित है? दूध सागर झरना किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एसएससी जीडी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा में है। दूध सागर जो वाटरफॉल है ना, जलप्रपात है या झरना बोलिए, ये आपका भारतीय मॉडर्न स्टेट जो होता है गोवा, उसमें स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि द लॉकटक लेक लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? बोला गया कि लॉकटक झील जो है ना, लॉकटक झील किस भारतीय राज्य में स्थित है ना? तो लॉकटक एक झील है ना, जो किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में दिया है असम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो लॉकटक लेक किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर में। लॉकटक लेक जो है ना मणिपुर में है। और आपको बता दें इसी लॉकटक लेक पर एक है ना फ्लोटिंग करता हुआ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लॉकटक लेक के ऊपर ही है। और ये फ्लोटिंग मतलब पानी में तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार, एक बार तो मैंने जो टेट होता है टीचर रिक्वायरमेंट, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने लगा के आया था, है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है दामोदर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हुगली, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेघना। तो ये क्वेश्चन 2 बार मैंने खुद एग्जाम में दिया है, और आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी मेघना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर रिवर को है ना सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? अब बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना, सॉरो ऑफ बिहार। अब सॉरो ऑफ बंगाल अपने ऊपर पड़ा है, अब बोला है सॉरो ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है? आपको ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गंडक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तापी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोसी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सोन। तो कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि योग या जोग फॉल आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? जोग जलप्रपात मतलब जोग झरना किस भारतीय राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा झरना ये वाटरफॉल है ना। जोग किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है गुजरात। तो जोग जलप्रपात या जोग झरना किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटका। जो जोग जलप्रपात है भारत का सबसे बड़ा झरना या जलप्रपात है, कर्नाटका राज्य में स्थित है ना। मॉडर्न स्टेट इंडिया का कर्नाटका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द नंदा देवी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नंदा देवी जो पर्वतमाला है किस भारतीय राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो नंदा देवी पर्वतमाला है ना किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वतमाला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि
व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ द शिवालिक हिल्स? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ शिवालिक हिल्स? बोले हिमालय का एक पार्ट है शिवालिक हिल्स, उनका पुराना नाम क्या है, ये पूछा गया है। बोला कि शिवालिक पर्वतमाला का पुराना नाम क्या है? आपका है मानक पर्वत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका महाभारता पर्वत हिल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका शिवा पर्वत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दिस। कौन सा एक सही उत्तर होगा जो शिवालिक पर्वतमाला का पुराना नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मानक पर्वत। मानक पर्वत शिवालिक का पुराना नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पे चलते हैं। 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी वॉज क्राउंडेड छत्रपति महाराज एट, शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति की उपाधि दी गई थी? जो शिवाजी है आज, जो हम उनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी बोलते हैं, उनको किस स्थान पर छत्रपति महाराज जी का उपाधि मिला था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुणे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रायगढ़, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नासिक। तो शिवाजी महाराज को आज हम लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं, उनको छत्रपति की उपाधि किस स्थान पर दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 बोलेगा कि गुरु गोविंद सिंह लीड द फाउंडेशन ऑफ खालसा, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की निर्माण कब की थी, है ना। व्हेन डिड गुरु गोविंद सिंह लीड द फाउंडेशन ऑफ खालसा? ये क्वेश्चन हिंदी में इस तरह बोला गया है। बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की निर्माण कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1500, ऑप्शन नंबर बी 1567, ऑप्शन नंबर सी 1699, ऑप्शन नंबर डी 1700। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? आपका 1699, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी 1699 में। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू। धैर्य से वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बाय।